यस बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर लेबर। और उस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो मैंने डिस्कस किया था लेबर टर्नओवर रेट। लेबर टर्नओवर रेट का मीनिंग हमने डिस्कस किया था भाई, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें ये देखना होता है तो कि हमारा एम्प्लॉइज कितना हमने रिप्लेस किया है, बदला कितना स्टाफ है, वो कितना चेंजेस हुआ है, वो हमारी जो रेट होती है उसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। इसके बेसिस में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 कवर अप करा दिया था और एक्टिविटी नंबर 5 मैंने होमवर्क में दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए यहाँ तक कि मैं कोई डाउट है बेटा? नो सर। इसी के बाद में फिर हमने आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर। भाई, लेबर टर्नओवर की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जो हमारे कुछ तो कंट्रोलेबल कॉज है, मतलब जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल लाइक फर्स्ट डीमोटिवेटेड स्टाफ। आपका स्टाफ क्या होता है? डीमोटिवेटेड। अगर काम करने में मजा नहीं आ रहा है तो आप अगर उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा? यस, कर पाएगी सर। सेकंड पॉइंट, वर्क नॉट इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग। अगर आपको उनको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं दे रहे, मतलब मुझे काम क्या आता है, मुझे अकाउंट्स पढ़ाना आता है और आप बोल रहे हो तो कि सर आप साइंस पढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा वर्क जब मुझे मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, जॉब स्विच करना पसंद करूंगा नहीं करूंगा बेटा? यस या सर। स्टाफ नॉट अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड, या फिर स्टाफ को प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं किया जाता। रिवॉर्ड मतलब उनको जितना रेम्युनरेशन रिक्वायर्ड, अगर वो रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता है तो वो चीज। या फिर स्टाफ लीव टू वर्क फॉर अ कॉम्पिटिटर। ये स्टाफ अगर छुट्टी लेता है कॉम्पिटिटर वगैरह का वर्क वगैरह करने के लिए, तो फिर वहां पर वो कंट्रोलेबल कॉजेस हो सकते हैं। अनकंट्रोलेबल कॉजेस, कंपनी रिक्रूट स्टाफ एज ट्रेनीज, therefore once qualified they have more option open to them। आपने मान लो बिल्कुल ऐसे बंदे को लिया था ट्रेनीज वगैरह को, अब ऑब्वियसली वो काम सीख जाएगा तो वो तो दूसरी जगह स्विच करेगा नहीं करेगा? उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो तो जाएगा ही जाएगा। रिटायरमेंट, रिटायर हो जाते हैं, इलनेस, बीमार हो जाते हैं, स्टाफ मूविंग अवे, कुछ लोग थोड़े बहुत तो छोड़ करके जाते ही जाते हैं। तो क्या इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या बेटा? कुछ का नेचर होता है वो एक जगह ज्यादा टाइम टिक ही नहीं पाते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? यस सर। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब लेबर टर्नओवर के अंदर फिर हमारा क्या बताया, कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लेबर टर्नओवर कैन बी स्प्लिट इनटू द टू कैटेगरीज। जो लेबर टर्नओवर की कॉस्ट होती है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भैया तो हम क्या करें, पुराने को हटा करके नई नए एम्प्लॉय को लेकर के आए। या फिर हम कैसे भी करके पुराने एम्प्लॉय को छोड़, वो जोड़ करके रखें, कनेक्ट करके रखें, उसको हर तरह की फैसिलिटीज दें ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके नहीं जाए। तो हमें दोनों कॉस्ट को देखना पड़ेगा नहीं देखना पड़ेगा, अगर मैं नया एम्प्लॉय लगाऊंगा तो कितना खर्चा बैठेगा, और पुराना एम्प्लॉय को अगर कंटिन्यू करूंगा तो कितना खर्चा बैठेगा। लाइक हम बात करें रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन करने का कितना खर्चा बैठता है, प्लेसमेंट का कितना बैठेगा। इनएफिशिएंसी ऑफ न्यू लेबर, मान लो नया लेबर आएगी तो उसको काम सिखाना पड़ेगा तो उसमें हमारा खर्चा बैठेगा। ट्रेनिंग वगैरह का, टाइमिंग का इश्यू आएगा तो वो हमारा कितना कॉस्ट बैठता है, वो सारा क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? यस सर। फिर दिया हमारा प्रिवेंटेटिव कॉस्ट। प्रिवेंटेटिव कॉस्ट मतलब अगर आप एम्प्लॉय को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। कॉस्ट टू होल्ड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो किस किस चीज का? कॉस्ट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप, आपको उनसे अच्छे रिलेशन बना करके रखने का खर्चा बैठेगा। कॉस्ट ऑफ वेलफेयर, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट फैसिलिटीज, कैंटीन, सोशल इवेंट्स, इनका जो आपका खर्चा बैठता है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह का जो आपको उनको सैलरी वगैरह, तो वो सारे खर्चे क्या हो गए आपके प्रिवेंटेटिव कॉस्ट, प्रिवेंट करने के, रोक करके रखने का खर्चा। आगे बात यहाँ तक थ्योरी पार्ट है ये बेटा, इतना कोई काम का नहीं है, बस एक बार रीडिंग लगाना है। इसी के बाद में यस फिर सर। आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये काम का पॉइंट है तो कि हमें कौन कौन सी कॉस्ट हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में आती है, कौन सी कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट वर्कर्स और एक इनडायरेक्ट।
वर्कर्स। सर ये क्या होते हैं डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स, तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा डायरेक्ट वर्कर्स और इनडायरेक्ट वर्कर्स के बारे में। यहाँ पे मीनिंग दे नहीं रखा हूँ मैंने। डायरेक्ट वर्कर्स का मतलब होता है बेटा जो डायरेक्टली उसी से वर्क से रिलेटेड एसोसिएटेड है। जो डायरेक्टली उसी से रिलेटेड अगर एसोसिएटेड है तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वर्कर्स। इनडायरेक्ट वर्कर्स जो डायरेक्टली एसोसिएटेड तो नहीं है, मतलब कभी कभार बुलाए जाते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्कूल है, या आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ बेटा, तो आपको पढ़ाने में मेरा जो खर्चा होता है, मतलब सर मुझे सैलरी देते हैं, ये जो भी सर वो दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है, तो मेरा जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वर्कर हो गया नहीं हो गया मैं। मेरा हर स्टूडेंट से क्या है, डायरेक्टली कनेक्शन है बेटा। Yes, sir. इनडायरेक्ट वर्कर कौन हो गए, लाइक एकता मैम है, तो वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट वर्कर हो गई क्या, जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उनका भी खर्चा होता है नहीं होता है बेटा, Yes, sir. वो हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट वर्कर। तो उन्होंने क्या बोला, डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर। अब आगे क्या बोला, नॉर्मल बेसिक पे आप अगर करते हैं तो डायरेक्ट वर्कर को अगर आप देंगे तो वो किस में जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में, इनडायरेक्ट वर्कर को इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर दिया आगे जनरल प्रोडक्शन। सर नॉर्मल प्रोडक्शन का जो हमारा होता है, सर जनरल प्रोडक्शन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन पे वी मींस द कॉस्ट ऑफ द वर्कफोर्स यूज्ड टू मेक अ बिजनेस प्रोडक्ट और प्रोवाइड अ सर्विस। जनरल प्रोडक्शन मींस द एवरीडे वर्क ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन। जो नॉर्मली आपका प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे, जनरल प्रोडक्शन। जैसे मान लो मेरी मिठाई की दुकान है, तो नॉर्मली मैं डेली बेसिस पर 10-20 किलो मिठाई बनाता हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, जनरल प्रोडक्शन हो गया क्या बेटा। अब जनरल प्रोडक्शन के अंदर मैंने अगर मान लो ओवर टाइम करवाया, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया, तो जो बेसिक पे एलिमेंट होगा, अपन ने पढ़ा था क्या, ओवर टाइम प्रीमियम हम पे करते हैं। मान लो Yes, sir. नॉर्मली हम 5 रुपीज पे करते हैं, तो हम यहाँ पर आपको कितना पे करेंगे, 6 रुपीज। तो इस 6 रुपीज में 5 रुपीज तो क्या हो गया, बेसिक पे एलिमेंट हो गया क्या बेटा, और 1 रुपये क्या Yes, हो yes. गया आपका, ओवर टाइम हो गया क्या, प्रीमियम। Premium. तो ये जो 5 रुपीज है इसको तो हम क्या मानेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट वर्कर की में, और इनडायरेक्ट वर्कर के केस में इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। और उसी Yes, से रिलेटेड फिर आगे बोला हमें जनरल प्रोडक्शन ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम अगर होगा तो डायरेक्ट वर्कर का क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट वर्कर का भी क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इज इट क्लियर? सर मतलब फर्स्ट पॉइंट में भी तो यही था, मतलब सेकंड पॉइंट में भी तो यही था। सेकंड अगर पॉइंट वो ओवर टाइम का जो बेसिक पे एलिमेंट होगा, ओवर टाइम का बेसिक पे एलिमेंट कितना है यहाँ पर, 5 रुपीज। आपको मैंने नॉर्मल में आपको पे करता हूँ 5 रुपीज, आप अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो मैं आपको पे करूंगा 6 रुपीज, जिसमें से 5 रुपीज तो आपका बेसिक जो मिलता है वो वाला होगा, और 1 रुपी मैं आपको एक्स्ट्रा पे करूंगा। और समझ? नीचे वाले पॉइंट में। सेकंड वाले पॉइंट में बोला बेसिक पे ये वाला, और थर्ड वाले पॉइंट में बोला ओवर टाइम प्रीमियम। यहाँ पर वाली बात, इसमें तो बोला 5 रुपीज नॉर्मल जो आप पे करते हो, इसमें भी बोली 5 रुपए, और इसमें बोली 1 रुपए। ओके सर। समझ गए यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। तो 3 पॉइंट बता दे, नॉर्मल पे अगर होगा तो डायरेक्ट वर्कर का डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वर्कर का इनडायरेक्ट कॉस्ट। जनरल प्रोडक्शन के केस में अगर आपको ओवर टाइम होता है तो जो बेसिक पे एलिमेंट होगा वो डायरेक्ट वर्कर का डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट वर्कर का इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवर टाइम प्रीमियम अगर होगा तो वो दोनों केस में क्या माना जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा। फिर आगे दिया जनरल नॉन प्रोडक्शन। अब सर ये नॉन प्रोडक्शन क्या होता है, वो भी देख लेते हैं हम। Non-production pay means the cost of the workforce who do not work directly on the product or services. For example, administrative staff. जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का स्टाफ होता है, लाइक सपोज मान लो बिकाजी कंपनी है, बिकाजी नमकीन बनाती है, तो नमकीन बनाने के लिए जो वर्कर्स लगे हुए हैं, जो वर्कर्स लगे हुए हैं वो तो क्या कहलाएंगे हमारे,
जनरल प्रोडक्शन का पार्ट माने जाएंगे क्या बेटा? यस सर। और उसके अलावा उन लोगों ने मैनेजमेंट भी बिठा रखा है क्या? अकाउंट्स वगैरह के और वो सारे ऑफिसर्स वगैरह को सब लोग बैठते हैं बेटा, है ना? यस सर। तो वो जो नॉन प्रोडक्शन है, अगर उनको भी आप बेसिक पे एलिमेंट वाला पेमेंट करते हो ओवर टाइम के अंदर, वे उन्होंने भी मान लो ज्यादा काम किया था, दिवाली आई से विकास जी के पास में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए थे, तो उनको भी ओवर टाइम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वर्कर्स के साथ में? यस सर। तो उनका जो बेसिक पे एलिमेंट होगा वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा, और जो ओवर टाइम प्रीमियम होगा वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और फिर आगे बोला हमें स्पेसिफिक ओवर टाइम। कौन सा बेटा? स्पेसिफिक ओवर टाइम। अब फिर स्पेसिफिक ओवर टाइम क्या होता है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल ओवर टाइम वी मींस ओवर टाइम वर्क टू प्रोड्यूस नॉर्मल प्रोडक्शन। जनरल ओवर टाइम क्या होता है? नॉर्मल प्रोडक्शन में आपने अगर क्या किया, ओवर टाइम काम कराया नॉर्मल में ही, आज मान लो टाइम पर काम कंप्लीट नहीं हो पाया था तो वर्कर्स को एक्स्ट्रा रुका करके आपने काम कंप्लीट कराया। स्पेसिफिक ओवर टाइम क्या होता है? जब आप अगर स्पेसिफिक जॉब के लिए, जैसे मान लो दिवाली आ गई, तो दिवाली पर आपने क्या करवाया, वर्कर से स्पेशली आपको क्या करवाना है, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा नहीं करवाना पड़ेगा? यस सर। तो जब आप अगर स्पेसिफिक ओवर टाइम होगा, तो चाहे वो बेसिक पे एलिमेंट हो या फिर ओवर टाइम प्रीमियम हो, दोनों केस में क्या माना जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है, क्योंकि वो आपने उसी काम के लिए स्पेशली करवाया है। अदरवाइज वो स्पेसिफिक ओवर टाइम तो होता ही नहीं। आगे बात समझ में आता है? यस सर। इसको याद रखना है बेटा, कब कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा और कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसी के बेसिस पर जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 दे रखा है, क्या बोला है उसके अंदर? A direct labor employees wages in a week 5 consist of the following। एक डायरेक्ट लेबर है, उसके लेबर एम्प्लॉई है, उनकी वीक 5 के अंदर ये वेजेस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक पे फॉर नॉर्मल आवर्स वर्क 36 आवर्स एट द रेट ऑफ $4 पर आवर 144। उन्होंने नॉर्मल जो 36 आवर्स वर्क किया था उसका $4 पर आवर के अकॉर्डिंगली कितना बना, $144। फिर आगे बोला पे एट द बेसिक रेट फॉर ओवर टाइम, उन्होंने ओवर टाइम भी किया था 6 आवर्स एट द रेट ऑफ $4 पर आवर। तो ये बेसिक एलिमेंट हो गया नहीं हो गया बेटा ओवर टाइम का? यस सर। 24। फिर आगे बोला उन्होंने ओवर टाइम शिफ्ट प्रीमियम। ओवर टाइम शिफ्ट प्रीमियम आपने काम किया विद ओवर टाइम पेड अ टाइम एंड अ क्वार्टर। क्या बोला उन्होंने, एंड अ क्वार्टर, जितना आपने काम किया उसका। तो कितना काम किया आपने, 1/4 ओवर टाइम शिफ्ट प्रीमियम, कितना आवर्स एक्स्ट्रा काम किया था, 6 आवर्स काम किया था क्या, यस सर। 1/4, तो ये आपका क्या हो गया, ओवर टाइम प्रीमियम हो गया क्या रेट बेटा? मतलब सिंपल सा वो ये बोल रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल रेट है उसका 1/4 क्वार्टर में और एक्स्ट्रा पे करूंगा, तो 4 × 1/4 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा क्या, वन 1 हो इंटू जाएगा। सिक्स 6। 6। यहाँ तक की बात भी हो गई। फिर आगे बोला अभी, अ बोनस पेमेंट अंडर अ ग्रुप बोनस और इंसेंटिव स्कीम, बोनस फॉर द मंथ, पूरे महीने का बोनस मिला एक इंसेंटिव स्कीम के अंदर, कितना, 30। टोटल ग्रॉस वेजेस इन अ वीक 5 फॉर 42 आवर्स, और टोटल वेजेस है कितने, 42 आवर्स की कितनी, $204। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। अब आपसे पूछा क्या उन्होंने, स्टैब्लिश विच कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड विच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको ये बताना है कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा या बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा? सर नॉन डायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट का। सेकंड पॉइंट कौन से का होगा? सर अगर अपने वाले वर्कर को दे रहे तब भी डायरेक्ट कॉस्ट का है। डायरेक्ट कॉस्ट का, क्योंकि बेसिक एलिमेंट है ना बेटा, यस सर। बेसिक रेट है ना, तो वो डायरेक्ट। और थर्ड वाला पॉइंट का, सर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? यस सर। देखिए पहले यहाँ तक का हम पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आइटम नंबर 1 and 2 आर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ द आइटम प्रोड्यूस इन द 42 आवर्स इन अ वीक 5। आगे बात हुई, आइटम नंबर 2 और 1 और 2 जो है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट है।
एंड फिर आगे बोला ओवर टाइम प्रीमियम आइटम नंबर 3 is usually classed as an overhead expense indirect cost rather than a direct cost. तो आइटम नंबर 3 को हम क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा क्या। यस सर। फिर आगे हम बात करें ये और तो सारी बात। फिर इसके बाद में हमें दिया था ग्रुप बोनस स्कीम। ग्रुप बोनस आपको पूरा ओवरऑल बोनस दिया, हमने पढ़ा था बेटा, इंडिविजुअल बोनस ना दे करके हम ग्रुप बोनस भी दे दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। यस सर। अब ग्रुप बोनस जो दिया जा रहा है वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके दिया जा रहा है क्या। नो सर। तो वो कौन सा माना जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सा माना जाएगा, इनडायरेक्ट। तो देखो ग्रुप बोनस स्कीम्स आइटम नंबर 4 आर यूजुअली ओवरहेड कॉस्ट, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट मानेंगे बिकॉज दे कैन नॉट बी नॉर्मली बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और जॉब। आगे बात समझ में आता है। तो ये भी हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी क्या बेटा। यस सर। बस ये बताना था उसमें डायरेक्ट कॉस्ट में कौन सा आएगा और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर कौन सा। हो गया क्लियर। यस सर। फिर आगे चले हम इसके बाद में, इसी की बेसिस पे एक्टिविटी नंबर 6 दे रखा है। वही उस एक क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर आपको क्या बताना है बेटा, कौन से डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा। करके देखिएगा, नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा इसको। ठीक है। अब यस आगे सर। हम बात करें, इसके बाद में फिर आता है अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट, रिकॉर्डिंग लेबर कॉस्ट। भाई हमें रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं लेबर कॉस्ट से रिलेटेड, तो हमें क्या क्या रिकॉर्ड बनाने होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या बनाना होगा, अटेंडेंस रिकॉर्ड बना करके रखना होगा क्या। तो कौन सा वर्कर आया था कब नहीं आया था, वो रिकॉर्ड बना करके रखोगे नहीं रखोगे, वो रिकॉर्ड बना करके रखेंगे नहीं रखेंगे यस बेटा। सर। दैट इज अकाउंटेंसी, वो मतलब अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। सेकंड पॉइंट क्या दिया हमारा, जॉब टाइम रिकॉर्ड्स, टू रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ लेबर टाइम स्पेंट ऑन द इंडिविजुअल जॉब्स। कौन से कैंडिडेट ने पर्टिकुलर जॉब पर कितना टाइम स्पेंड किया, वो हमारा क्या कहलाएगा, जॉब टाइम रिकॉर्ड। और थर्ड होता है कौन सा, टाइम शीट्स। टाइम शीट क्या होती है, टू रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ लेबर टाइम स्पेंट ऑन द इंडिविजुअल क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग और लॉ वगैरह में। जैसे आप आगे कभी आप आगे ऐसे प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं तो वहां पर वो लोग एडवोकेट्स वगैरह या जो बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं बेटा, वो हर मिनट का चार्ज लेते हैं आपसे कि आपने मुझसे कितनी देर बात करी। आपने मुझसे आधे घंटे बात करी है तो 30 मिनट्स का आपको पैसे देने होंगे। आपने मुझसे 40 मिनट्स बात करी तो 40 मिनट्स का पैसा देना, मेरे हर मिनट का चार्ज रहेगा। तो वहां पर फिर क्या की जाती है, टाइम शीट्स मेंटेन की जाती है। आगे बात समझ में, जैसे आप बिग फोर फर्म्स जो है बेटा, वहां पर ये टाइम शीट्स मेंटेन की जाती है। आपका कोई क्लाइंट आपसे जितने डाउट्स पूछेगा उतने हर डाउट्स के पे जितना आपका टाइम खाता है उतना टाइम का पैसा लो उनसे। आगे बात समझ में आता है। यस सर। फिर दिया है हमारा लेजर अकाउंटिंग। लेजर अकाउंटिंग के अंदर सिंपल सी 3 एंट्रीज है। फर्स्ट एंट्री किस चीज की है, पेमेंट ऑफ लेबर। जब आपको अगर क्या करना है, लेबर का पेमेंट करना है, तो लेबर का अगर आपको पेमेंट करना है तो एंट्री क्या करोगे, डेबिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिट बैंक अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। यस सर। सेकंड पॉइंट, जब अगर आपकी क्या हो, डायरेक्ट लेबर, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कौन सी लेबर है बेटा, डायरेक्ट लेबर है। तो डायरेक्ट लेबर अगर है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री क्या करेंगे, डेबिट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और क्रेडिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे वेजेस कंट्रोल लिखा था, उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, क्रिएट करके उसको वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आपकी इनडायरेक्ट लेबर हुई तो उसको हम किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर। इज इट क्लियर। यस सर। यहाँ तक की बात भी होगी सर। वही चीज बता दिया, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, तो वही जितना आपने टोटल पे किया वो लिख देंगे। डायरेक्ट लेबर का डब्ल्यूआईपी से और इनडायरेक्ट लेबर का प्रोडक्शन ओवरहेड से, डिफरेंस अमाउंट से क्या आ जाएगा आपका, पीएनएल में कितना आपने चार्ज किया है। क्लियर। यस सर।
इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 5 दे रखा है जो काम का नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को आप स्किप कर देना। इसके अंदर बेसिकली वही चीजें बता रखी है, कौन कौन सी डायरेक्ट वेजेस है, कौन, ये अपन ने वैसे अगर देखें तो इसके अंदर आपको पूरा वही चीज बता रखा है जो अपन को सबसे पहले क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है तो कि कौन सी डायरेक्ट वेजेस है और कौन सी इनडायरेक्ट वेजेस है। लाइक आपने ऑर्डिनरी टाइम पर दिया तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वेजेस हो जाएगी क्या, और यस ये सर। क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट वेजेस। ओवर टाइम बेसिक वेजेस, तो ये क्या हो गया आपकी डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। वाली, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। समझ में आ गई बात। यस सर। तरह से निकाल सकते नहीं निकाल सकते बेटा। यस सर। डायरेक्ट लेबर का टोटल आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का टोटल आ जाएगा, बस उसको क्या करना है, जनरल एंट्री करके बताना है। ये उन्होंने वही चीज किया है। टोटल वेजेस कितना पे करा हमने यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस, और ये चीज, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ होगा हमने टोटल वेजेस कितना पे करा है हमने, ये लिखा हुआ बेटा। डायरेक्ट वर्कर्स को पे किया 45,605, इनडायरेक्ट वर्कर्स को 24,220, और टोटल पे करा है कितना, 69,825, यही दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा नेट वेजेस पेड कितना, 69,825। इज इट क्लियर फर्स्ट पॉइंट। यस सर। के बाद में डायरेक्ट लेबर उन्होंने कितने बता रखा था, 44,700, तो वो मेंशन कर दिया। 44,700 खुद ने नहीं बता रखा, बस उन्होंने बता दिया। तो अब इसमें हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कौन कौन सी, 36,000 और 8,700, यही है क्या दोनों बस। यस सर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 और 8, 44,700। यस सर। तो वो हमारा आ गया कितना, 44,700। और फिर बाकी की क्या आएगी हमारी, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर क्या क्या आएगा, देखो भाई, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, 22,000, उसी में आएगा क्या बेटा ये, तो ट्वेंटी यस टू सर। थाउजेंड तो ये हो गया। फिर 5,430, इन दोनों का टोटल करा कितना हो जाएगा, 27,430। यस सर। तो वो मेंशन कर दिया उन्होंने इनडायरेक्ट लेबर का, 27,430। फिर इसके बाद में उन्होंने दिया था ओवर टाइम प्रीमियम, ये दोनों ही क्या होंगे, इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होंगे क्या, 7,065, यस सर। इनडायरेक्ट लेबर के पार्ट होंगे। तो वो मेंशन कर दिया उन्होंने इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम प्रीमियम 7,065। फिर इसके बाद में उन्होंने दे रखा है, और क्या दे रखा है बेटा, शिफ्ट अलाउंसेस, ये भी उसी का पार्ट होगा, सिक पे ये भी उसी का होगा, आइडल टाइम ये भी उसी का होगा। तो तीनों को मेंशन कर दिया, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे और आइडल टाइम। आगे बात समझ में आता है। यस सर। इसका टोटल लगा करके डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। टोटल लगा करके डिफरेंस अमाउंट आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से। क्लियर है आप तक। यस सर। ये जिसमें आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो जाएगा। फिर उन्होंने लास्ट में बोला है द नेट वेजेस पेड आर डेबिटेड टू द कंट्रोल अकाउंट एंड द बैलेंस देन रिप्रेजेंट द डिडक्शन व्हिच हैव बीन मेड फॉर टैक्स, सोशल इंश्योरेंस एंड सो ऑन। भाई आपने क्या करा था, यहाँ पर इतना पेमेंट करा था, इतना हुआ था, लेकिन आपने एक्चुअल में पे इतना करा था, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या हो गया, 19,315। ये आपने क्या कर लिया होगा, डिडक्शन कर लिया होगा, किसके लिए, उनके इंश्योरेंस वगैरह के किसी न किसी चीज के पैसे काट लिए होंगे। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट। यस सर। ये आपका जिसमें लेबर कंट्रोल वाला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग फॉर लेबर, ये एक और चैप्टर मेरा फिनिश हो गया है, इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, यस सर। बाकी का कल करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।